महाराष्ट्र में शरद पवार राजनीति से लेंगे संन्यास। शरद पवार ने कहा अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कोडरमा, बड़का गांव और जमशेदपुर में जनसभा। बड़का गांव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। पिछली सुनवाई में सीजीआई बोले थे जियो और जीने दो। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। शहर के डिग्री कॉलेज और हाई स्थित कलात्मक संरचना का किया लोकार्पण। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत का मामला। सीएम धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। हादसे की कुमाऊं कमिश्नर मजिस्ट्रेट से करेंगे जांच। पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण। लाहौर का AQI 1700 तक पहुंचा। हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को होगी दिक्कत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां इलाके में ए ब्लॉक स्थित काली माता मंदिर के पास बीती रात हुए पथराव को सामुदायिक रूप देने का सामुदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बेबुनियाद बताया। साथ ही दावा किया है कि पथराव करने वालों सहित भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देकर परस्पर सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही आवश्यकता पर डायल 112 से सहायता लेने की भी सलाह दी है। सवा 8 बजे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि मंदिर परिसर के पास कुछ पथराव हो रहा है। इस पर तुरंत महिंद्रा पार्क की टीम मौके पे पहुंचती है और वहां पर वेरिफिकेशन करती है, जिसमें ये पता लगता है कि दो ग्रुप्स जो कि सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट सेम कम्युनिटी के हैं, और जिसमें ज़्यादातर सभी जुवेनाइल्स हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी करी। पत्थरबाजी करते करते कुछ उसमें से एक ग्रुप है जो मंदिर की परिसर के अंदर आ जाता है और वहाँ से पथराव करता है। इसके बाद तुरंत जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, इसमें तफ्तीश शुरू करते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि इसमें जो दो ग्रुप्स हैं इनका पहले भी आपस में झगड़ा रहा है। इसमें से तकरीबन 3 ऐसे जुवेनाइल्स हैं जो CCL है, जिनके अगेंस्ट पहले भी FIR हुई है, और इसी रंजिश में इन्होंने कल आपस में झगड़ा किया और झगड़े में पथराव किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिला स्तरीय राज्य उत्सव का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने खूब तैयारियां की है, लेकिन पत्रकारों को समेटने में प्रशासन नाकाम रहा है। और इसी का नतीजा रहा कि जब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मंच पर पहुंची तो नाराज पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। वह कार्यक्रम स्थल से उठकर वहां से चले गए। इस दौरान जिला प्रशासन की खूब किरकिरी हुई। वहीं ये चर्चा का विषय भी बन गया कि आखिर पत्रकार नाराज क्यों हो गए। यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। बहरहाल नाराज पत्रकारों को प्रशासन मनाने में कैसे सफल होता है और मंत्री महोदया क्या रुख अपनाती है, देखने वाली बात होगी। इस दौरान मंच पर सामने विधायक उद्देश्वरी पैकरा भी मौजूद रही। बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम पुलिस की सख्ती और CCTV कैमरे लगाने के बावजूद 4 लेन किनारे स्थित परवलिया बांसड़ा बस्ती में बाहरी युवाओं का आना जारी है। 1 नवंबर दीपावली वाली रात 4 दिन पूर्व उज्जैन के 9 युवा यहां आए और एक दुकानदार से सिगरेट खरीदने की बात को लेकर विवाद किया। उन्होंने दुकान संचालक ने पलटवार कर युवकों को पीटा। इसमें वे जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब एक युवक लापता हो गया। रविवार को लापता युवक के भाई ने चौकी लापता लोकेश तंबोलिया पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन मारपीट की बजाय सिर्फ गुमशुदगी दर्ज की। उसे लापरवाही मानते हुए रतलाम SP ने ढोढर चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। जांच के लिए ASP के निर्देश में SIT गठित की है। उस संबंध में गुमिनसान जो है पंजीबद्ध किया गया था और जो बालक है उसके साथियों के साथ में मारपीट की गई थी। जिस बालक जो गुमा है उसके संबंध में गुमिनसान कायम किया गया, प्रकरण जांच में है।
जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वो पृथक से आपको अवगत करा दिया जाएगा। कुछ लोगों को जो है पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नगर निगम पर 58.39 करोड़ की पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया है। एनजीटी के खिलाफ नगर निगम की याचिका खारिज की गई है। यमुना नदी को प्रदूषित करने पर नगर निगम पर कार्रवाई सामने आई है। यमुना को आपको बता दें अनुपचारित सीवेज से प्रदूषित करने पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने यमुना को नरक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। नगर निगम पर्यावरण मानकों का पालन करने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये बात कही। एनजीटी ने आगरा के एसटीपी की विफलता का लेखा जोखा दिया था। मौजूदा एसटीपी न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। तो नगर निगम ने यमुना को नरक बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया है। नगर निगम पर्यावरण मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां आशुतोष टंडन के प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 9 नवंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 9 नवंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो दोनों डिप्टी सीएम वो भी शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल भी इसमें शामिल होंगे। लालजी टंडन फाउंडेशन द्वारा आयोजित होगा ये कार्यक्रम। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, ये सभी लोग लालजी टंडन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आशुतोष टंडन की प्रथम अब रुक करेंगे अगली खबर का। बरेली से अगली खबर जहां बाइक सवार बदमाशों ने की है किसान की हत्या। शहर से गांव लौटते समय हत्यारों ने की है किसान की हत्या। हमलावरों ने किसान पुष्पेंद्र के सीने में मारी गोलियां। मृतक के भाई के पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी हत्या। हत्यारोपी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने दी थी क्लीन चिट। मृतक पुष्पेंद्र के भाई की हत्या का आने वाला था फैसला। एसएसपी, एसपी, उत्तरी सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा गया। भूता बिसरपुर रोड के पढ़ोली गांव के पास की घटना है। आज शाम लगभग 4:30 बजे थाना भूता अंतर्गत बीसलपुर रोड पर एक व्यक्ति पुष्पेंद्र उर्फ पुष्पाल पुत्र बाबूराम निवासी खरदा ये बाइक से जा रहे थे। इनके ऊपर एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनको उपचार के लिए भेजा गया, परंतु इनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो बाइक सवार बदमाशों ने किसान की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी के चयन के लिए नई नियमावली बनाई। इसके अनुसार डीजीपी की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। अब यूपी सरकार को प्रदेश में नए डीजीपी यानी कि पुलिस के नए मुखिया की स्थायी नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के फैसले का इंतजार नहीं करना होगा। इसी मुद्दे पर यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। क्या कुछ कहा पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने, आपको सुनाते हैं।
निर्देशावली 2024 को लागू कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार को ये ताकत होगी कि बिना यूपीएससी में डीजी रैंक के अफसर का नाम भेजे सरकार खुद डीजीपी का चयन कर लेगी। इस पर पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, कितना फायदा सरकार को रहेगा और सिस्टम में क्या बदलाव? सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो डीजीपी के नियुक्ति के लिए और सिलेक्शन के लिए पुलिस अधिनियम के तहत नियम बना सके, तो उन्होंने उसको बनाया है। लेकिन ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में या 18 ठीक से डेट नहीं आनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि जो भी कोई एक्ट या रूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के विपरीत है उसको स्थगित किया जा रहा है। तो उन्होंने ऐसे सभी रूल्स को स्थगित कर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थोड़ा खिलाफ थे। ये नियमावली भी, जैसा प्रेस नोट से ही देखा है हमने, उस भावना के खिलाफ लग रही है मुझे। तो ये नियमावली बनाने का औचित्य नहीं था इस समय जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है तो उसको ठीक से बनाना चाहिए था, और अगर बनाना था तो फिर इसको एक्ट के तहत बनाया जाता और फिर इसमें विपक्ष के नेता को, सुप्रीम हाई कोर्ट के एक जज या चीफ जस्टिस को, इनको रखा जाता। अब ये तो फिलहाल जो बना है इस सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी है, तो इसकी निष्पक्षता पर किसी को भरोसा नहीं होगा कभी भी, तो उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। क्या लगता है सर, सरकार के इस फैसले को कोर्ट में या आगे आने वाले किसी समय में चुनौती दी जाएगी? इस दांव पेच में फंस सकती है सरकार? जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा था कि इस मामले में एक्टिंग डीजीपी जहां 8 राज्यों में बने हुए हैं, इस बात को लेकर एक एप्लीकेशन कोई लगा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये बात उठेगी, ये तो जरूर उठेगी इसमें। कई बार देखा गया सर कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अस्थायी तौर पर डीजीपी तैनात है, सुपरसीड करके किसी आईपीएस ऑफिसर को डीजी रैंक का डीजीपी बना दिया जाता है। तो क्या अब ये आपको लगता है कि इसकी वजह से अब बहुत आसानी होगी कि सुपरसीड नहीं होंगे और सीनियर रैंक के ऑफिसर को एक डीजीपी कमान मिलेगी? इसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इससे कोई सुधार होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती इसमें कोई। अच्छा सर, एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें प्रदेश सरकार के भी कई लोग होंगे, रिटायर्ड डीजीपी होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, तो क्या लगता है कि इन सब की कमेटी होने के बावजूद जब डीजीपी का चयन होगा तो उसमें निष्पक्षता होगी, पारदर्शिता होगी? नहीं, कमेटी की जो वर्तमान संरचना है उसमें निष्पक्षता की कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है सर, पुलिस सिस्टम में इसमें कुछ सुधार होगा कि राज्य सरकार अगर खुद डीजीपी चुन ले रही है, संघ लोक सेवा आयोग का अगर दखल अंदाजी नहीं होगी, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस सिस्टम में भी कुछ बदलाव होगा, काम करने में कुछ आसानी होगी? वर्तमान में राज्य सरकार को 3 अधिकारियों में से एक को तैनात करने का अधिकार था और बाकी पैनल जो है वो निष्पक्ष तरीके से यूपीएससी करना था। उसमें यूपी सरकार का भी एक अधिकारी रहता है, एक केंद्र सरकार का अधिकारी रहता है, यूपीएससी के एक मेंबर रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इससे बेहतर व्यवस्था बनाना हो तो एक्ट बनाना चाहिए था, और ये तो वर्तमान व्यवस्था उससे बेहतर नहीं है, उससे खराब है व्यवस्था। तमाम विरोधी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि अब सरकार के हाथ पे पुलिस सिस्टम आ जाएगा तो पुलिस के जरिए वो काम अपना आसान करा लेगी। तो आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत साल दिए हैं पुलिस महकमे को, अगर सरकार के हाथ में अगर ये चीज़ें आ जाती है तो दुरुपयोग एक तरीके का होने लगता है, आपको लगता है कि ये भविष्य में चीज़ें देखने को मिलेगी? देखिए, सरकार के हाथ में तो है ही, अभी भी है। कोई राज्य सरकार जो है हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम नहीं कर रही है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और पुलिस तो बहुत ही दबाव पे काम कर रही है, उसमें कोई निष्पक्षता से पुलिस काम नहीं कर पा रही, कहीं पर कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाल लगभग पूरे देश में यही है। तो अगर हमारे देश का सिविल सोसाइटी, यहाँ का प्रबुद्धजन चाहते हैं कि पुलिस एक निष्पक्ष और एक पारदर्शी संस्थान बने, तो उनको पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जोर लगाना चाहिए। सरकार तो बिना जनता के दबाव के काम नहीं करती है, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस वोट पर है, वोट जनता से आता है। तो जनता से जब तक डिमांड नहीं आएगी तब तक सरकार कोई ना कोई रास्ता उसको बाईपास करने का निकाल देगी जो है।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस सिस्टम में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होगा इस फैसले में आने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आगे चुनौती भी इस मामले को लेकर के देख सकती है। फिलहाल ये सरकार का फैसला है, सरकार ने इसको स्थायी कर दिया है डीजीपी बनाने को लेकर के, इस फैसले को लेकर के, लेकिन अब आगे इसमें किस तरीके के रोड़े आते हैं और किस तरीके से सिस्टम को चलाया जाता है, जरूर देखने वाली बात होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़। तो फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दिए जाने का देवबंदी उलेमाओं ने स्वागत किया। इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष करी मुस्तफ़ा देलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। यह देश गंगा यमुनी तहजीब का देश है, लेकिन सरकार इस प्रकार के कानून लाकर मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भारतीय लोकतंत्र और संविधान की जीत है। फतवा ऑनलाइन विभाग के प्रमुख मुफ्ती अरशद फारूकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि इसका देश का मुसलमान स्वागत करता है, क्योंकि मदरसों का देश की जंग आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि मदरसे देश की सेवा कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को धार्मिक और अन्य शिक्षा देकर जागरूक कर रहे हैं। सरकार इन पर अपना नियंत्रण करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहती है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट पर मान्यता की मोहर लगाकर सरकार के मंसूबों को फेल कर दिया है। देश ने एक फैसला दिया था मदारिस के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, मदारिस दीनिया के हक में जो फैसला दिया है और कहा है कि मदारिस दीनिया से मिलने वाली जो डिग्रियां हैं उनको भी तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सभी के लिए बहुत ही खुशी लेकर आया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं और दिल की गहराइयों से उसका इस्तकबाल भी करते हैं। मदरसों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि मदरसा एक्ट खिलाफ कानून नहीं है और मदरसे चलाने का हक है, काबिल सताइश है। दरहकीकत हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात का तकाज़ा करता है कि हर शख्स तालीमी इदारे खोले और मदरसे जो कुछ कौम को, मुस्लिमियत को, मुल्क को और दुनिया को जो कुछ देते हैं वो इतना कुछ है कि वो बहुत कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो काबिल तारीफ फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, इसका सम्मान करते हैं और तमाम ही देशवासियों से भी अपील कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका स्वागत किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। देखिए, हाई कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर कुछ लोगों ने अपील दायर की थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी मदरसा बोर्ड को लेकर, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और उसको जो है एक संवैधानिक तौर पर उसको चलाने की इजाज़त दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिम्पल यादव ने कहा कि लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसला लेती है, लोगों के बीच भेदभाव करने का फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया इसने साबित किया है कि सरकार अपनी सोच में कितनी गलत है और हम इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने उस बयान को दोहराया कि जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं पर बोली डिम्पल यादव ने कहा कि मैं समझती हूँ कि यह दिखलाता है कि जो लोग जिनके जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी वह अब अल्पमत की सरकार बन गई है, उनको सहारा चाहिए दूसरी पार्टियों का, जिससे कि वह सरकार में बने रहे। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं जिन्होंने वोट किया है उन्होंने आपको दादे आईना दिखा दिया है, उनकी सरकार फेल हो चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, जो भी ये डिसीजंस लेती है, ये हमेशा लोगों के बीच में भेदभाव करने वाले फैसले लेती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे साबित हुआ है कि सरकार कितनी अपनी सोच में गलत है कहीं ना कहीं, और हम इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ने फिर दोबारा अपने बयान को दोहराया कि जब जब कटे निर्ममता से कटे। मैं समझती हूँ ये दिखलाता है कि अब जो लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार थी जहाँ लोगों की, वो अब अल्पमत की सरकार बन गई है। उनको सहारा चाहिए दूसरी पार्टियों का,
जिससे कि बने रहे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी वोट किया इस बार, वो दिखा दिया इनको आईना कि आपकी सरकार फेल हो चुकी है। और इसी डर से, ये कोई बहुत ही बड़े दिल का फैसला नहीं है, ये डर वाला, इनके ये जो बयान है इनके डर को दिखला रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि अब ये लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक शुरू किया गया है। जिला जज धर्मेंद्र पांडे ने मेडिकल क्लिनिक का उद्घाटन किया है। गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला न्यायालय परिसर में मेडिकल क्लिनिक स्थापित किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं और वादकारियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इस मेडिकल क्लिनिक के जरिए अब न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं वादकारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। देखिए, क्लिनिक का उद्घाटन बहुत ही सराहनीय कदम है। ये हमारे सीएमओ साहब के सहयोग से जो है ये कार्य सफल हुआ। यहाँ पर हमारे अधिवक्तागण जो हैं काफ़ी वृद्ध हैं और कुछ काफ़ी अधिक उम्र के हैं। यहाँ पर काफ़ी दूर से वादकारीगण भी आते हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। मैक्सिमम डेली यहाँ 1000 से अधिक वादकारीगण आते हैं, तो इसलिए ये बात मैंने सीएमओ साहब को बताई और सीएमओ साहब जो है इसके लिए तैयार हुए और इसके लिए हमारे एडीजे साहब, एडीजे 1 साहब और हमारे अन्य जुडिशियल अधिकारीगण सहयोग करके एक क्लिनिक की व्यवस्था कराए, तो काफ़ी सराहनीय है यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए। सर, ये जो क्लिनिक है बेंच, बार और वादकारी सबके लिए फ्री है? हाँ, सभी के लिए फ्री है। टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? टाइमिंग 10 से 5 रहेगी। कचहरी आवर जो है उसी आवर में चलेगी। वादकारियों के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, वादकारी अगर चाहते हैं, यहाँ कचहरी आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो यहाँ आकर वो फ्री में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छठ पूजा के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंची मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लक्ष्मण मेला पार्क, झूलेलाल पार्क व कुंडिया घाट का औचक निरीक्षण किया। मंडलायुक्त के साथ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रथमेश कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि 7 व 8 नवंबर को छठ पूजा का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा घाट, लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती नदी के तट लखनऊ में किया जा रहा है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन व अन्य कई लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पार्षद ये विद्यालयों के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज खंड शिक्षा क्षेत्र कटहरी के प्राथमिक विद्यालय पहतीपुर में 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में वैश्विक शिक्षा अधिकारी बोलेंद्र प्रताप सिंह और विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक, हिमांशु मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सांस्कृतिक गीत पर बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किए, जिसे देखकर वीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी प्रिया पाठक ने काफी सराहना की। तो बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय पहतीपुर में मौजूद है, जहां 2 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे साथ है बीएसए बोलेंद्र प्रताप सिंह। प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रत्येक वर्ष बच्चों को जो परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे हैं, इनका खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह कराया जाता है। हर ब्लॉक में इस तरह की प्रतियोगिता हो रही है। इसके बाद जनपद स्तर पर वो जनपद पे जाएंगे, उनकी खेलकूद प्रतियोगिता अभी इसकी तिथि निर्धारित नहीं है।
जनपद पे होगी। वहाँ से जो बच्चे विभिन्न विधाओं में प्रतिभाग करके चैंपियन बनेंगे वो मंडल स्तर पे जाएंगे। मंडल स्तर के बाद ये बच्चे स्टेट लेवल पे खेलकूद में प्रतिभाग करते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छठ पूजा के पावन पर्व को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ के मद्देनजर प्रवासी मजदूर टॉयलेट, बाथरूम और दरवाजे खिड़की पर बैठकर सफर करने को मजबूर है। छठ पूजा का पावन पर्व पूर्वांचल में धूमधाम से मनाया जा रहा है और पर्व को मनाने हेतु गैर राज्यों और जनपदों में कार्य कर रहे लोग छठ पूजा के पावन पर्व पर अपने घर वापस लौटते हैं, जिसके चलते ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे तो त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा के साथ अब छठ पूजा का पावन पर्व भी नजदीक है, जिसको लेकर अब लगातार ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। अन्य राज्यों में कार्य कर रहे लोग छठ पूजा पावन पर्व को लेकर अपने घर वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते अब ट्रेनों में खासा भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टॉयलेट, बाथरूम में बैठकर सफर करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि लोगों को खिड़की पर बैठकर और लटक कर भी ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। जा रहा है सीतापुर। किस लिए? छठ पूजा की। अच्छा, क्या बात है, इतनी भीड़ में क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? भीड़ में जा रहे, बस से जा रहे थे, तो बस 1000 रुपये किराया था, इस पर चले आए। सरकार की तरफ से इतनी ट्रेनों की सुविधा दी गई है तो आप लोगों को नहीं मिली? तो टिकटें ना मिल रहा है। किस तरह की परेशानी आ रही है? सीट मिली ना है, ऐसे जा रहे हैं गेट पे बैठ के। अच्छा, गेट पे बैठ के जा रहे हो। कब से सफर कर रहे हैं इस ट्रेन में? कब से? आप इन्हें सुबह से 8 बजे मिली थी जलंधर। कब तक पहुँचेगी? ये 12-2 बजे तक उतारेगी रात। बिहार जा रहे हैं, लुधियाना से। किस लिए जा रहे हो? छठ के लिए, पर्व है छठ का। ट्रेन में कितनी भीड़ है, किस तरीके से चलना पड़ रहा है? बहुत भीड़ है। दिक्कत आ रही है सफर? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार ने जो है छठ पूजा के लिए अलग से ट्रेनें चलाई हैं, तो क्या उसका आपको फायदा मिला है? नहीं जी, कोई फायदा नहीं। काफ़ी दिक्कत होगा। बहुत दिक्कत है। आप कितने लोग हो? 5 लोग। 5 लोग तो लुधियाने से जा रहे हो? हाँ जी। तो क्या हुआ, रिजर्वेशन नहीं करा था क्या आपने? नहीं जी, टिकट नहीं मिल रहा। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं रुद्रपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत शेमरौना स्थित बथुआ रिवर फ्रंट और शहर के विभिन्न छठ पूजा स्थल, हनुमान मंदिर, सोमनाथ मंदिर, गायत्री मंदिर एवं परमार्थी पोखरा पर छठ घाटों का निरीक्षण कर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि 57 अधिकारियों को जिले में 57 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया। वहीं ईओ, बीडीओ तथा एडीओ पंचायत पूजा स्थल, छठ घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, तालाब व नदी में बैरिकेडिंग की गई है। छठ की तैयारियों के संबंध में हमारे घाटों पे सभी तैयारियां चल रही हैं। सभी हमारे घाटों पे साफ सफाई की व्यवस्था एवं सभी अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और कप्तान साहब जो है सभी घाटों पर जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रुद्रपुर पे अभी घाट देख रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारियां यहाँ चल रही है। मुझे उम्मीद है कि सभी छठ के जितने भी लोग हैं उनको कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां अति दलित हिताय संगठन के बैनर तले दर्जनों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। अति दलित हिताय के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय ढींगरा के नेतृत्व में वाल्मीकि के समाज पर बीते दिनों मिर्जापुर पुल में हुए हमले के विरोध में पीड़ितों ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी और एक एसएसपी को सौंपा है। संगठन के अध्यक्ष संजय ढींगरा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के घाड़ क्षेत्र मिर्जापुर पुल में 8 से 10 वाल्मीकि परिवार रहते हैं। वहीं के कुछ दूसरे समाज के लोग पीड़ितों को आए दिन अपनी दबंगई दिखाते हुए परेशान करते हैं, जिससे पीड़ित वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। हम लोगों के 8-10 घर रहते हैं मिर्जापुर पुल में, जो वाल्मीकि समाज से संबंधित है। वहाँ पे कुल आबादी का 7% हिंदू समाज रहता है वहाँ पे। अब किसी भी तरीके से कोई ना कोई घटना करके, कोई ना कोई वाद विवाद करके प्लान करने के लिए इन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये लोग प्लान करें। इनके घरों पे, मकानों पे निगाहें हैं जो वहाँ पे दूसरा पक्ष है, और वहाँ पे जो बहुमाफिया है, जिन लोगों के विरुद्ध आज थोड़ा सा कार्रवाई नहीं हो पा रही, उन लोगों को, प्रशासन को, शासन को उनके संज्ञान में लाया गया है, जो कि वहाँ पे खनन के साथ साथ वहाँ पे खुली बदमाशी और खुला गिरोह चला रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर एटा से है, जहां एक तरफ खाद की किल्लत से परेशान किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहे, तो वहीं सहकारी समिति इंचार्ज ने ताला नहीं खोला। किसानों ने एक दिन पहले रुपए जमा कर अंगूठा लगाया, लेकिन इंतजार करने के बाद भी खाद नहीं मिली। सहकारी समिति इंचार्ज ने ताला नहीं खुलवाया। खाद की किल्लत से परेशान किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह के सख्त निर्देश के बाद भी किसान खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को कोई मतलब कमी ना हो, किसानों के लिए खादी की व्यवस्थाओं के लिए जनपद के जिलाधिकारियों के निर्देशन के बाद भी, एटा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन के बाद भी आज ये लालगढ़ी है, जहाँ पर मतलब किसान मेरे पीछे मतलब खड़े हुए हैं। यहाँ पर यानी किसान इंतजार कर रहे हैं सुबह से, जबकि यानी सुबह यानी 9 बजे यानी ये दुकान खुल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक दुकान नहीं खुली है और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है, लेकिन अभी तक की रिकॉर्ड में यहाँ पे जहाँ पर दुकान खुलने वाले मालिक हैं अभी तक नहीं पहुँचे। आइए जानते हैं किसानों से क्या यानी परेशानियाँ हैं और कब तक यानी ये लाइन में लगे रहेंगे, आखिर यानी खादी क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, आप यहाँ पे यानी कब से लगे हैं? सवेरे के 8 बजे। 8 बजे से दुकान खुली नहीं? नहीं खुली। खादी तो है यहाँ पे? फिर यानी अमिल क्यों नहीं रही? खुली नहीं रही। क्या नाम है इनका जो यानी यहाँ पे सचिव है? रामनाथ। अच्छा, आखिर मतलब कल आपने पैसा ऐसा जमा कर दिया क्या? पैसा जमा है? पैसा जमा होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है? अंगूठा भी लगा, पैसा भी जमा है, अभी तक नहीं आए। कितना अभी 1 बज रहा है, 1 बजे तक ये इंतजार हो रहा है। आपका नाम क्या है? राजेंद्र जी। यहाँ पे कितने टाइम से आप लगे लाइन में? 8 बजे से लगे। 8 बजे से आखिर क्यों नहीं मतलब ऊपर से तो सख्त आदेश हैं, डीएम साहब के सख्त आदेश हैं कि तत्काल यानी खादी मिलना चाहिए और कोई भी मतलब कमी नहीं है। आखिर ये ऐसा क्यों है कि मतलब ये दुकान नहीं खुल रही है? ये तो यही लोग जाने खेत परे बैठे रही, उठाए गई और खादी के लिए भाजे रहे, क्या करें, खाद नहीं मिल रही। नहीं, ये थे यहाँ के किसानों ने वास्तविक यानी कल से परेशान है और परेशानी का सामना करने के बावजूद भी इनको खादी मुहैया नहीं करा पा रही है ये सोसाइटी। आखिर यानी ये पड़ोस के ककेरा के रहने वाले यहाँ पे जो यहाँ पे तैनात है सचिव, और पड़ोस के होने के बावजूद भी ये उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है। आखिर यानी जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के सख्त निर्देशन पर आखिर क्यों नहीं किसानों को खादी मिल पा रही है। एटा से के न्यूज़ इंडिया, ज्ञानेश कुमार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवरिया जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज राजकीय धान क्रय केंद्र बैतालपुर में धान क्रय का विधि विधान से पूजा कर धान खरीद का शुभारंभ किया। इस दौरान धान बिक्री के लिए आज आए जनपद के प्रथम किसान ग्राम खिरहा निवासी राजदेव यादव को माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 1,06,000 मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए जिले में 102 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष सामान्य प्रजाति के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड ए प्रजाति का 2320 रुपये निर्धारित किया गया है। आज से हमारे जनपद में धान क्रय शुरू हुआ है और हमारे पहले कृषक रामदेव जी हैं, जिनसे आज ये धान का क्रय किया जा रहा है। अभी तोला जाएगा कि इनका कितना धान है। मैं सभी कृषकों को बताना चाहूंगी कि धान क्रय की हमारी पूरी तैयारी पूर्ण है। जनपद में सभी क्रय केंद्रों पे हमारे सभी व्यवस्थाएं पूर्ण है और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अपना धान बेचना चाहता है उसका धान विधिवत रूप से अवश्य खरीदा जाएगा और कोई भी अव्यवस्था हमारे किसी केंद्र पे कोई ना करे, क्योंकि अव्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छोटे किसानों का होता है। तो कहीं किसी को समस्या आ रही है तो हमसे संपर्क करें और हम उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे और अच्छा धान क्रय हम इस जनपद में इस साल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां भाजपा नेता को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी के बाद हिंदुवादी भाजपा नेता अंकित तिवारी के समर्थन में आधा दर्जन से अधिक हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास महाराज के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन सौंपा और भाजपा नेता अंकित तिवारी को सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की।
रहा है। ऐसे बहुत से प्रकरण हुए जो कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। अभी जल्द में ही अंकित तिवारी जो एक हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, उसको धमकियां मिल रही हैं, सरतन से जुदा उसको मारने के लिए धमकियां मिल रही हैं। उसने एक महात्मा का समर्थन किया था। समर्थन करना कोई अपराध नहीं है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब जो उसके मारने के लिए धमकी मिल रही है, उसके ऊपर भी तो मुकदमा होना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। अभी देखा है हम सब ने कि सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर रूप से एक वीडियो आइडियो जैसा वायरल है, जिसमें नारे लग रहे हैं सरपंच से जुदा, और घर पे भी धमकियां दे रहे हैं। कुछ लोग इकट्ठे होकर घर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन से हम लोग अनुरोध करने आए हिंदू समाज के, शहर के मोर्जिद सभासद और शहर के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, सभी आज इकट्ठे होकर आए हैं कि अंकित तिवारी जी ने जो किया है वो प्रशासन उनको सजा देगा। क्या करेगा वो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग सर से जुदा के नारे दे रहे हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि फर्रुखाबाद के ऐसे लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आज बर्रादू निवासी आकांक्षा तिवारी ने अपने पति अमित शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह पूर्व में 5 शादियां कर चुका है और उन्हें जब इसकी जानकारी हुई तो उनके विरोध स्वरूप उन्हें गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। ससुराल पक्ष के लोग भी अमित के साथ मिले हुए हैं। अमित की शादियां करवाकर दहेज के दम पर पूरा परिवार पल रहा है। जो मांग पूरी नहीं कर पाता है उसे तलाक देना, जान से मारने की कोशिश करना और आपत्तिजनक निजी तस्वीरों के जरिए समाज में बदनाम करना इन्होंने पेशा बना लिया है। आपको बता दें कि आकांक्षा तिवारी ने 11 मार्च 2024 को इवेंट में एंकरिंग करने वाले अमित शर्मा के साथ आर्य समाज हीरागंज में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की थी। शादी के समय सोने चांदी के कुछ जेवर और घरेलू इस्तेमाल का सामान भी उन्होंने जुटाया था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालियों का रंग ढंग बदलने लगा। उन्होंने आकांक्षा से बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करना शुरू कर दी, जिसका उन्होंने विरोध भी किया। मजबूरीवश उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी समस्या को सार्वजनिक करना उचित समझा। ये एंकर अमित शर्मा मेरे पति हैं, जो पहले से 3 शादियां किए हुए हैं। चौथी शादी हमसे करी है और ये 5वीं शादी के चक्कर में इन्होंने हमें गला दबा के जान से मारने का प्रयास किया। जहर खिलाया इनके पूरे परिवार ने। इनकी बहन अंकिता शर्मा, बहन अनुराधा शर्मा और एंकर अमित शर्मा, उनकी माँ मीरा शर्मा और ससुर हमारे रमाशीष शर्मा और शैलेंद्र दुबे बहनोई। इन लोगों ने हमें 25 तारीख की रात को जान से मारने की कोशिश करी थी। उसके बाद अड़ोस पड़ोस ने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया तो उनके द्वारा मेरी जान बची, जो कि काशीराम में हमें एडमिट कराया गया था। और इनकी पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। आज 12 दिन हो गए हैं, अभी तक ये लोग पकड़े नहीं गए हैं और बाहर मेरी जान का खतरा है, मेरी माँ की जान का खतरा है। इन लोग पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां पर थाना कांठ क्षेत्र के धदरौल गांव में स्कूल की कार चलाने वाला एक व्यक्ति 8 साल की बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घर जाकर बच्ची ने घटना के बारे में बताया तो घर वाले हैरत में पड़ गए। आपको बता दें कि थाना काट के अंतर्गत ददरौल निवासी हिमांशु स्कूल की कार चलाता है। स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल की एक बच्ची को बहला फुसलाकर वह अपने साथ ले गया और कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट परिवार वालों ने थाने कांट में दर्ज कराई है। पुलिस ने शिवांशु को पॉक्सो एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांट के अंतर्गत कल देर रात्रि में एक व्यक्ति द्वारा थाने पर आकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री, जो एक पब्लिक स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा थी, उसे वैन ड्राइवर पहला फुसलाकर अपने घर ले गया और गलत काम किए जाने की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल पॉक्सो एक्ट और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम रवाना की गई। और देर रात्रि में अभियुक्त शिवांश पुत्र सुरेंद्र, जो कि ददरौल क्षेत्र का रहने वाला है, वैन का चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और स्कूल से इस संबंध में नोटिस जारी की जा रही है
कि उनके द्वारा स्कूल के नियमों को उल्लंघन करते हुए वैन ड्राइवर के साथ बिना किसी सहायता के बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा था और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। बलिया के चित्त बड़ा गांव कस्बा के वार्ड नंबर 12 आजाद नगर निवासी मृगेंद्र प्रताप उपाध्याय का शव अपने ही बंद कमरे में मिला। इसकी जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाजा तोड़वाया और अंदर का दृश्य देखकर पुलिस सन्न रह गई। रूम के अंदर से भयंकर दुर्गंध आ रही और पूरे कमरे में मलमूत्र और खून फैला दिखाई दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उनके परिजनों की उपस्थिति में साक्ष्य इकट्ठा की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव मन्नीखेड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां खेत में एक जीवित नवजात शिशु मिला है। यही नहीं, नवजात को मिट्टी में दबाकर उसकी हत्या की कोशिश हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शिशु को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। किसी महिला द्वारा शिशु को खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई। इस समय बच्चा आया था, बिल्कुल ठंडा था, मिट्टी में सना हुआ था और उसका जो है क्या बोल सकते हैं, सुस्त था बच्चा है। तो उसको आते ही हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया, साफ सफाई करी, देखा तो बिल्कुल उसकी कॉर्ड जो है गीली थी। इसका मतलब आज ही पैदा हुआ था, कुछ ही घंटे का बच्चा है ये। उसको हम लोगों ने तुरंत गरमाई दी, तुरंत उसके लिए कपड़े मंगाए गए और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। अभी फ़िलहाल बच्चा ठीक है, उसका उपचार चल रहा है और उसको हमने दूध दे दिया है और इस समय बच्चा थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है। तो है ये उसी गांव के मन्नीखेड़ा गांव के जो हैं एक चौकीदार और एक महिला लेके आई थी, उनका नाम बताते हैं। चौकीदार थे अख्तर और महिला का नाम है गंगा देवी। गड्ढे में दबा हुआ था, उन्होंने फोटो दिखाई हमें, बच्चा पूरा मिट्टी से कवर था। इन लोगों ने निकाला है उसको और जब यहाँ आया है तो उसकी स्थिति देख के भी यही लग रहा था, बिल्कुल सिर पे कीचड़ सना हुआ था, पूरी बॉडी में कीचड़ था, उसके कॉर्ड वॉर्ड सब कीचड़ में सनी हुई थी, मिट्टी में सना हुआ था बिल्कुल। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत पर खड़े पेड़ काटने को लेकर गांव के ही रहने वाले दो पक्षों में पहले विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के सामने ही दोनों पक्ष मारपीट करते नजर आए। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए जबकि दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हुआ, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये आज हमारे सुबह गांव में देवदत्त है, उनका पेड़ था, वो अपना पेड़ काट रहे हैं, जो मेड़ के भी कम से 3 मीटर अंदर खड़ा हुआ है। 20 साल का उनका पेड़ है, वहीं उनकी खस्सी बनी हुई है चारावा डालने की। वो आज सुबह पेड़ काट रहे थे, लेकिन वहाँ बाबू पक्ष के लोग पहुँचे, उन्होंने जो इन पर हमला कर दिया कुआड़ी से। और जो सोनभर डायल पर 2 दीवान वहाँ आए थे, वो भी बीच में आए, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं मामला हुआ। तो उन्होंने हमें बुलाया कि प्रधान जी बीच में आओ, इन्हें छुड़वाओ। तो हम बीच में पहुँचे, उन्होंने हम पर भी हमला करा। वो तो गांव वाले थे, वो जो कई लोगों ने बीच में आकर छुड़ा लिया, वरना हम पे भी वो तो जान से मारने नहीं हमला कर दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? दो लोगों में 2 तो इधर थे हमारे देवदत्त पक्ष से। पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ? पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ और जबकि पेड़ देवदत्त सिंह का पहले चल रहा। और पुलिस में उनमें एक सुनील नाम का लड़का, वो यहाँ काम करता है, वो कह रहा है डॉक्टर मेरी जो मैं चाहूँगा वो बनेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा जिले के अलीगंज कस्बे के मोहल्ला मेवतियान में देर रात्रि एक तरफ ढोल मंजीरा और डीजे की धुन पर नाच गाना चल रहा था। थोड़े ही समय में जिस घर में खुशी का माहौल था, उस घर में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दरअसल घर में शादी का माहौल था, घर परिवार के शादी तैयारियों में परिवार के लोग जुटे हुए थे। तभी अचानक ई रिक्शा चार्जिंग पर लगाते वक्त दुल्हन बनने के ख्वाब सजाए बैठी पिंकी के 18 साल के छोटे भाई सौरभ की करंट लगने से मौत हो गई। आनन फानन में परिजन बेसुध जमीन पर गिर पड़े। युवक को अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिस घर में बुधवार बहन की बारात आनी थी, उस घर के आंगन में मातम पसर गया। छोटे भाई की मौत के बाद हाथ में मेहंदी सजाए बैठी बहन और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि छोटा भाई सौरभ ई रिक्शा चार्जिंग पर लगा करंट दौड़ने की वजह से
युवक अचेत हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग कुछ समझ पाते उसके तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां कस्बा तीतरो क्षेत्र में सतसंग के निकट जमीनी विवाद सुर्खियों में है। दरअसल न्यायालय में विवाद के चलते राजस्व विभाग की टीम ने कब्जा धारक से जो जमीन छुड़वाई, उस जमीन के मालिक बाबर खान का आरोप है कि हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, प्रशासन ने जबरदस्ती हमसे हमारी जमीन छीनी है। हमारी कुछ जमीन हमने जमीन मोल ली थी। जमीन हमारे 6.5 बीघा नंबर था। हमारा मौके पे जब सत्संग वालों को दूसरे पक्ष ने ज़मीन बेची तो उस टाइम पे हमने सत्संग वालों की दीवार कुछ 200 पे हमने रुकवा दी थी। तो सत्संग वालों ने बुला के पटवारियों को, इन्हें अधिकारियों को बुलवा के हमारे मौके पे ज़मीन उनकी पूरी करवाई गई थी, हमारी पूरी करवाई गई थी। हमें मौके पे खारिज करा किया था उस पर पट्टे, उस ज़मीन पे हमारे वाली पे। और आज ना तो कोई नोटिस भेजा कल उस ज़मीन पे, ना कुछ हमें बताया गया। ज़बरदस्ती आके हमारी दीवार तोड़ी गई और दूसरे पक्ष को हमारे उस पर ज़मीन पे कब्जा करवाया गया। हमारी ज़मीन सबके, जबकि हमारी 6.5 बीघे का नंबर है, वो पूरा करा नहीं करके दिया। आपका ज़मीन का नंबर पूरा किए बगैर दूसरे को काबिज करा दिया, दूसरे को काबिज करवा दिया। हमारी बाउंड्री तोड़वा कर, हमारी बाउंड्री तोड़वा कर, जब तक मौके बाउंड्री हुई है, मौके भी स्टे हुआ था, उस पर कागज हमारे पे हैं, स्टे के भी कागज हैं और बेनामी भी कागज हैं हमारे पे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जनपद भ्रमण पर एटा पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रिंटर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा शपथ दिलाई गई। अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज कल्याण अधिकारी तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के अच्छे अच्छी बनता है और हमारे एसपी साहब। अब रुक करते हैं अगली खबर का उत्तराखंड के लक्सर से। अगली खबर जहां लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके अलावा मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा पांडे, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें आई। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद और आपसी विवाद की हैं। इनके अलावा आबकारी विभाग, पुलिस चकबंदी व राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, कुछ में समय सीमा तय कर दी गई है। तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें या तो भूमि के मामले हैं या आपसी विवाद के हैं। उसके अलावा कतिपय शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित हैं या कोऑपरेटिव की कुछ शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में कुछ में मौके पर जाके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें टीम जाएगी, और कुछ में समय सीमा निर्धारित की गई है। किसी में 3 दिन, किसी में 7 दिन जैसी आवश्यकता थी। तो पब्लिक की समस्याओं का सम्यक निस्तारण ससमय किया जाएगा। सप्ताह चल रहा है, उसी के लिए एसपी विजिलेंस रेणु लिहानी जी यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने अधिकारियों को और पब्लिक को दोनों को सेंसिटाइज किया है कि जो भी कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी भी पब्लिक के साथ में किसी प्रकार का कार्य करने के लिए धनराशि की मांग करता है तो 1064 पर फ़ोन करके तत्काल उसको अवगत कराया जाए। ये विजिलेंस में शिकायत दर्ज हो जाती है, उसके खिलाफ उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सितारगंज के अमरिया चौराहे पर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा 208 फीट ऊंचा तिरंगा सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने फहराया है। साथ ही सितारगंज के अमरिया चौराहे पर चौराहे का नाम तिरंगा चौराहा रखा है। वहीं तिरंगा फहराने के दौरान राष्ट्रगान गाया गया, साथ ही भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अमरिया चौराहे पर फहराए गए तिरंगे की ऊंचाई 208 मीटर बताई जा रही है। के समस्त वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
कि आज उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज, हमारा देश का शान बान शान, आज हमारे तिरंगा चौक पर हमने लगाया है। 208 फुट का ऊंचा ये पूरा तिरंगा है और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने आज उत्तराखंड के शहीदों को, अपने देश के शहीदों को, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के दल, सबको मैं आज नमन करता हूं कि आज जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत देश में सुरक्षित भी हैं और जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया। ये झंडा हमको उसी के बारे में याद दिलाता है, हमारा प्रतीक है आज़ादी का। और पूरा समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमने इस चौक का नाम भी जो है अमरिया चौक से तिरंगा चौक पे चेंज किया है। जनता की भावना थी कि इसका नाम तिरंगा चौक रखना चाहिए, तो उसका नाम तिरंगा चौक रखा है। और लगातार ऐसी योजनाएं धरातल पे हम 2.5 साल की सरकार में हमने उतारी हैं, जिससे हमारा प्रदेश, हमारी विधानसभा गौरवान्वित हुई है। तो ये 208 फीट का ये तिरंगा लगाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, ये अहम खबर जिला प्रशासन नैनीझील में नौका विहार के दौरान बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की बात कर रहा है। पालिका में सभी नाव चालकों को अब लाइफ जैकेट वितरित करने के साथ ही निर्देश दिए गए हैं, कोई भी नाव चालक बिना लाइफ जैकेट पहनाए पर्यटकों की बोटिंग न कराए। 3 साल बाद नाव चालकों को प्रशासन ने लाइफ जैकेट दी। इससे पहले नाव चालक परेशान थे और लगातार पालिका से लाइफ जैकेट की मांग कर रहे थे, जबकि लाइफ जैकेट के लिए नाव चालकों ने 60 लाख भी जमा किए थे। डीएम के निर्देश के बाद लाइफ जैकेट तो मिल गई है, लेकिन नियमों का पालन भी कठोरता से करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अगर कोई बिना लाइफ जैकेट के पर्यटकों को नौका विहार कराते हुए पकड़ा गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ नाव का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है। टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए, अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए उनको पालन करने के लिए बार बार विभाग के द्वारा, पालिका के द्वारा सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको निर्देशित किया जाता है। ये मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था कि बहुत साल से वो जैकेट्स नहीं मिली हैं, तो मिलने के बाद जो भी उनको नहीं पहनेंगे या किसी भी प्रकार से ऐसे उल्लंघन की शिकायतें आती है या किसी टूरिस्ट की जान को खतरे में डालने वाली कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर नियमानुसार एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।